हाँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपको ग्रामर का नया विषय काल टेंस के बारे में बता रहे हैं। काल किसे कहते हैं, काल के कितने कितने भेद हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, और वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं और भविष्य काल किसे कहते हैं। तो इन सब विषय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे काल, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। काल का एक और अर्थ है मौत। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे ज्योति ने गीत गाया था, ज्योति गीत गा रही है, ज्योति गीत गाएगी। इन तीन उदाहरणों में आप समय पर ध्यान दीजिए। ज्योति ने गीत गाया था, तो गाने का जो काम है बीते समय में समाप्त हो चुका है। गाने का जो काम है वो बीते समय में समाप्त हो चुका है। ज्योति गीत गा रही है, ज्योति द्वारा गीत गाने का काम वर्तमान समय में चल रहा है। तीसरे उदाहरण में ज्योति गीत गाएगी, तो यहाँ पर गीत गाने का जो काम है वो आने वाले समय में होने की सूचना मिल रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? व्याकरण की भाषा में काल का अर्थ होता है क्रिया के होने का समय। क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। तो चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है, बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है और आने वाला समय भविष्य काल कहलाता है। ये साधारण उसका अर्थ है। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, यानी पास्ट टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह बीते समय में हो चुकी है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वो बीते समय में हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे महेश कोलकाता गया था, तो यहाँ पर महेश के द्वारा कोलकाता जाने का काम समाप्त हो चुका है। बीते समय में काम समाप्त हो जाने की सूचना मिल रही है। तो दूसरा उदाहरण, रवि चेन्नई से आया। रवि चेन्नई से आया, तो आने का काम हो चुका है। दूसरा, जानी कहानी पढ़ चुका। जानी कहानी पढ़ चुका, इसमें भी कहानी पढ़ने का काम समाप्त हो चुका है। तीसरा है, गौरी ने अच्छी कविता सुनाई। इस उदाहरण में भी कविता सुनाने का काम समाप्त हो चुका है। देखिए इन उदाहरणों में पहला गया था शब्द है, दूसरा में आया, तीसरा में पढ़ चुका और चौथा उदाहरण में सुनाई। तो इसमें आपको ध्यान देने की बात क्या है कि समय, क्रिया का जो समय है वो क्या है, इसको आपको समझना है। इसके आधार पर आप तुरंत जान जाएंगे कि ये वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है। तो क्रिया के होने का जो समय है उसको ध्यान देना है। उसके अनुसार से आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो कौन सा काल है। तो फिर से भूतकाल, क्रिया का जो रूप काम के बीते समय में होने की सूचना देता है, काम के बीते समय में पूरा होने का बोध कराता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो गिरा शब्द भूतकाल है,
क्योंकि फल गिरने का काम समाप्त हो चुका है। अनिल ने पुस्तक पढ़ी थी भूतकाल। तो क्रियाओं का समय बीते समय में हुआ है, इसलिए ये भूतकाल। भूतकाल के कुछ और उदाहरण बता रहे हैं आपको, देखिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी काम के होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी काम के पूरा होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, मैं खेल रही थी, मैंने फिल्म देखी, साक्षी ने सुंदर चित्र बनाया। तो इन उदाहरणों में हम बीते समय में काम पूरा हो जाने के बारे में जान रहे हैं, इसलिए ये भूतकाल है। तो भूतकाल के कुछ और उदाहरण देखिए। माँ ने खाना पकाने का काम समाप्त हो चुका है। वह भाग कर आया, आने का काम समाप्त हो चुका है। सूरज छिप गया, सूरज द्वारा छिपने का काम हो चुका है। उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाने का काम समाप्त हो चुका है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य बीते समय में हो जाने का ज्ञान होता है, कार्य के समाप्त हो जाने का ज्ञान होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब वर्तमान काल देखिए, वर्तमान काल किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्रिया का जो रूप वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध कराता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का जो रूप वर्तमान समय में काम होने का बोध कराता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे करिश्मा फल खा रही है, करिश्मा के द्वारा वर्तमान समय में फल खाने का काम चल रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल का अर्थ क्या है? वर्तमान समय में जो काम हो रहा है वो वर्तमान काल है। विपिन घर जाता है, तो वर्तमान समय में घर जाने का काम हो रहा है, इसलिए वर्तमान काल है। स्पर्श पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, वर्तमान समय में पढ़ने का काम चल रहा है। तो ये सब क्रियाएं वर्तमान समय में हो रही हैं, इस कारण ये वर्तमान काल का उदाहरण है। कुछ और उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी कार्य का होने का भाव प्रकट हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का भाव प्रकट हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण देते हैं, किसान हल चलाता है, रमा गीत गाती है। इन उदाहरणों में हम वर्तमान समय में काम होने की सूचना, हमें काम होने की सूचना मिल रही है, इसलिए ये वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल के कुछ और उदाहरण देखिए। सूरज निकल रहा है, वर्तमान समय में सूरज निकलने का काम हो रहा है, इसलिए सूरज निकल रहा है, वर्तमान काल। फूल खिल रहा है, तो वर्तमान समय में खिलने का काम हो रहा है, इसलिए वर्तमान काल। चिड़िया चहक रही है, चिड़िया द्वारा चहकने का काम वर्तमान समय में हो रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। भूतकाल में था लगता है और वर्तमान काल में है लगता है, शब्द के अंत में है लगता है। अच्छा, अब तीसरा है भविष्यत काल। तीसरा क्या है? भविष्यत काल। क्रिया का जो रूप आने वाले समय में काम के होने का बोध कराता है, क्रिया का जो रूप आने वाले समय में काम के होने का बोध कराता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम सब पंजाब जाएंगे, यानी आने वाले समय में जाने का काम होगा।
तो जाएंगे सब क्या भविष्य का सूचक। दीपक आज आएगा, आने का काम अभी नहीं हुआ, आने वाले समय में ये काम होगा, इसलिए ये भविष्य का। आएगा क्या हो जाएगा भविष्य का। वह दूध पिएगा, तो जाएंगे, पिएगा, आएगा, क्रियाओं का आने वाले समय में होने का बोध होता है, हो रहा है, इसलिए ये भविष्य काल है। तो भविष्य काल में जाएंगे, आएंगे, गागेगी लगता है। इस प्रकार हमने देखा कि काल में समय का ज्ञान है, समय का ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है और आने वाला समय भविष्य काल कहलाता है। कुछ विशेष बातें और ध्यान दीजिए। जो क्रियाएं आप सदा करते हैं या होती हैं, जो क्रियाएं आप सदा करते हैं या होती हैं, वे वर्तमान काल में आती हैं या वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, ये प्रतिदिन का नियम है, सदा ऐसी क्रिया होती है, इसलिए यह वर्तमान काल है। विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, प्रतिदिन का काम नित्य होता है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है। तो काल को कैसे पहचानते हैं? काल को उसकी क्रिया के रूप से पहचाना जा सकता है। इस प्रकार बहुत आसान तरीके से आप इसके रूप को पहचान सकते हैं। तो भविष्य काल अंत में हमने आपको बताया था, भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो, ज्ञान हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। वह दिल्ली जाएगा, वह पास हो जाएगा, अगले वर्ष सूर्य ग्रहण होगा, इन सब उदाहरणों में आने वाले समय में क्रिया के होने की सूचना मिल रही है, इसलिए ये भविष्य काल है। तो हमने इस काल में क्या पढ़ा, क्या समझा? क्रिया के होने का समय का ज्ञान कराने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के चल रहे समय का ज्ञान होता है, वह वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य बीते समय में हो जाने का बोध होता है, वो भूतकाल कहलाता है। चल रहा समय वर्तमान काल, बीता हुआ समय भूतकाल, आने वाला समय भविष्य काल कहलाता है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम आपको उदाहरण के द्वारा कुछ काल के बारे में समझाने का प्रयास करें। जैसे देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वर्तमान काल है, क्योंकि वर्तमान समय में स्कूल जाने का काम हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वो वर्तमान समय में हो रही है, तो वो वर्तमान काल कहलाता है। मोनिका मैच देख रही है, वर्तमान काल। मदन रोज सुबह टहलता है, वर्तमान काल। जो काम हमेशा होते हैं उनमें भी वर्तमान काल होता है। जैसे मैं हमेशा सच बोलता हूँ, वर्तमान काल। सूर्य रोज पूर्व दिशा से उदय होता है, वर्तमान काल। नदी धीरे धीरे बहती है, वर्तमान काल। तो सामान्यतः वर्तमान काल की क्रिया में हूँ, हैं, हो, हैं, था, ती, ते, रही, रहा, रहे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ये उसकी पहचान है। और भविष्य काल में हमने आपको बताया, जैसे लड़कियां गाएंगी, भविष्य काल। मोहित आज सिनेमा देखने जाएगा, हैं, ये भविष्य काल है। मोहन कविता सुनाएगा, भविष्य काल। हम बनारस जाएंगे, भविष्य काल। तो इन उदाहरणों में हमने क्या देखा और समझा कि क्रिया जो है वो आने वाले समय में होने वाली है, इसलिए ये भविष्य काल है। तो कभी कभी क्रियापद जिस काल का दिखाई पड़ता है उससे भिन्न काल
का भी सूचना होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने लायक होता है, तो आप विशेष रूप से थोड़ा ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा काल है। आइए आप कुछ और विशेष बातों पर आपको बताते हैं, कुछ और बातें। हमने अभी तक आपको क्लास 7 के पाठ्यक्रम के अनुसार हमने आपको पढ़ाया जो चीज़ और क्या क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में हम आपको सूचना दे रहे हैं। आप उन सब विषयों पर पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हमने ये सब पढ़ा दिया। जैसे भाषा, लेसन नंबर 1 भाषा, लेसन नंबर 2 शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय, समास, लेसन नंबर 3 संधि, लेसन नंबर 4 शब्द भेद, लेसन नंबर 5 शब्द भंडार, लेसन नंबर 6 संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, और लेसन नंबर 7 सर्वनाम, लेसन नंबर 8 विशेषण, लेसन नंबर 9 क्रिया और लेसन नंबर 10 कार्य। इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं, इतना आपको पढ़ना है। और जिन पढ़कर जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आता है वह पुस्तक में लिख सकते हैं, और जो प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना चाहते हैं रफ कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आ पाता है उसको छोड़ दीजिए, स्कूल खुलने पर हम आपको बताएंगे। तो भाषा से लेकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक आपको पढ़ा दिया गया है, और ये सब अब आपको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के बाद आप आगे क्या पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपके कोर्स में पत्र है, निबंध है, मुहावरे हैं, उसको भी पढ़ना है। ये बहुत पिछली क्लासों में आप लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका जो जहाँ पर ये लिखा है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, उसको खोलिए और उसको पढ़िए, और 10-10 शब्द विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थ शब्द लिखिए। निबंध भी पढ़िए, छोटा पैराग्राफ के रूप में निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने का भी अभ्यास करना है। मुहावरे पढ़िए, मुहावरों को लिखिए, मुहावरों से वाक्य भी बनाइए। लोकतियाँ पढ़िए, लोकतियाँ लिखिए और उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। पत्र, जो तुम्हारी किताब में पत्र दिए हैं उन पत्रों को खोलिए और पढ़िए। बड़े आसान पत्र हैं और उनको रफ कॉपी में लिख कर अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये वर्तमान समय आपकी पढ़ाई का समय है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप घर में पढ़कर अपनी ड्यूटी कीजिए, ताकि परीक्षा में आपकी सफलता में ये पढ़ाई मदद करेगी। तो पढ़ाई घर में रहकर भी आप अच्छा पढ़ सकते हैं, और हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। हम भरकस प्रयास कर रहे हैं विषय को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का। आप भी थोड़ा वक्त निकालिए और पढ़िए। पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। वो भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, 7894945066। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी हर समस्या का समाधान कर सकें। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं उसको सुनिए। देखिए, ग्रामर रोज पढ़ना चाहिए, और ग्रामर इतना सरल है कि आप खुद आसानी से पढ़कर समझ भी सकते हैं, और ग्रामर में कुछ परिवर्तन भी होते रहते हैं। जो वर्तमान समय में तुम्हारी किताब में परिवर्तन दिए उन परिवर्तन को आप स्वीकार कीजिए और उसके अनुसार चलिए, क्योंकि ग्रामर से आपकी भाषा शुद्ध हो। पुस्तक पढ़ना जरूरी है, हर दिन पुस्तक पढ़िए, चाहे एक पैराग्राफ पढ़िए, लेकिन पढ़िए। लिखना जरूरी है ताकि आपकी लिखावट में सुंदर हो, और आप लिखने का अभ्यास अगर आपका रहे तो परीक्षा में आपको लिखने में कोई तकलीफ नहीं हो। मतलब किसी भी चीज़ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे साथ बने रहिए। जब हमारे साथ बने रहेंगे तो दूरी में रहकर भी हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं।
बशर्ते आपको समय निकालना है और हमारे साथ जुड़ना है, पढ़ाई में समय देना है। संकट का समय है, इस संकट के समय को हम मिलजुल कर सामना करेंगे तो ये चीज़ भी टल जाएगी। तो आप घर में पढ़िए, हम जो सेवा दे रहे हैं उसका लाभ उठाइए और समझने का प्रयास कीजिए। हम हर प्रकार की हर समय आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, किसी भी प्रकार का। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रोस या पोट्री की कोई बात बताएंगे, उसके अंतर्गत हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी जो हम आपको सवाल बता रहे हैं उसके उत्तर आप घर में लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु के बारे में निबंध लिखिए। वर्षा ऋतु किसे कहते हैं, वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है, वर्षा ऋतु से क्या लाभ है, वर्षा ऋतु से क्या हानियां हैं, इस सब के बारे में आप लिखिए, निबंध लिखिए। तो वर्षा ऋतु का निबंध आपको लिखना है। दूसरा निबंध है मेरा देश। आप जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमारा देश क्या है, कैसा है, इस देश की क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या खूबियां हैं, कमियां हैं, सारी बातें इस निबंध में आप लिखेंगे। शीर्षक है मेरा देश। दूसरा निबंध हमने बताया आपको वर्षा ऋतु। ये 2 निबंध आपको लिखने। तीसरा, वर्तमान समय कंप्यूटर का समय है, तो कंप्यूटर विषय पर भी आपको निबंध लिखना है। 3 निबंध हम आपको दे रहे हैं, 3 निबंध आपको लिखने हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के क्या क्या अंग हैं, कंप्यूटर से हमको क्या लाभ है, कंप्यूटर से हमको क्या हानि है, वर्तमान समय में वो कितना लाभकारी है और क्या क्या उससे फायदे हो रहे हैं और क्या लाभ हो रहे हैं और उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव हो रहा है आदि विषय पर आप विस्तार से लिखिए। जितना अच्छा लिख सकते हैं, जितना बड़ा लिख सकते हैं लिखिए। और निबंध किताब को भी निबंध किताब बाजार में उपलब्ध है, उससे लेकर वो लिख सकते हैं। और आपकी जो ग्रामर किताब है उसमें अगर है तो उसको भी खोलकर आप लिख सकते हैं। तो ये निबंध है। उसके बाद आता है पत्र। पत्र में देखिए, एक पत्र हमेशा आता है कि आप अस्वस्थ हैं और स्कूल आने में असमर्थ हैं, इसलिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि आप अस्वस्थ हैं और स्कूल आने में असमर्थ हैं, तो 3 या 4 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। और एक है निबंध के पत्र के अंतर्गत है कि आप के घर में कोई समारोह है, शादी का समारोह या कोई और समारोह है और जिसके कारण आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अच्छा, आपका मित्र का जन्मदिन, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए, लिख सकते हैं आप। तो पिकनिक पे आप जाना चाहते हैं, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस प्रकार के कुछ सरल विषय हैं जिन पर आप पत्र लिखने का अभ्यास करिए। आपका मित्र परीक्षा में प्रथम आया है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। और आपकी छोटी बहन परीक्षा में असफल हो गई है, उसे सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं, साधारण विषय, जिन पर पत्र लिखा जाता है और 7th क्लास में इस प्रकार से पत्र आते भी हैं। तो आप पत्रों का अध्ययन कीजिए और रफ कॉपी में लिखने का लगातार प्रयास कीजिए। देखिए, तुम्हारे कोर्स में एक विषय है विराम चिन्ह, जिसको पंक्चुएशन कहते हैं। विराम चिन्ह, जब हम किताब पढ़ते हैं बहुत सारे विराम चिन्ह हमको दिखाई देते हैं, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम हैं, और विस्मयादिबोधक हैं, योजक, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। ये कुछ पंक्चुएशन के उदाहरण हैं।
पंक्चुएशन या विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना। जब पंक्चुएशन के अनुसार हम पढ़ेंगे, पंक्चुएशन के अनुसार लिखेंगे, तो हमारी भाषा शुद्ध हो जाएगी और हम सही तरीके से पढ़ पाएंगे। नियम है, विराम चिन्हों पर ध्यान देकर पढ़ने का नियम है, विराम चिन्हों के अनुसार लिखने का भी नियम। तो विराम चिन्ह में सबसे सरल है, सबसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब जहाँ पर वाक्य समाप्त होता है, जहाँ पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। जैसे कमल पढ़ रहा है के बाद पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम, ये जो चिन्ह है वो पूर्ण विराम है। सोनिया गा रही है, पूर्ण विराम। अल्प विराम, जहाँ वाक्य में पढ़ते पढ़ते थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे वरुण, श्याम, किशोर और रवि बाजार गए, तो वरुण काम अल्प विराम का चिन्ह लगेगा, श्याम अल्प विराम का चिन्ह लगेगा, उदित अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। तो वाक्य में पढ़ते समय जहाँ थोड़े समय के लिए रुका जाता है वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। तो ये पूर्ण विराम है। ये अल्प विराम, अल्प विराम। ये पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति है। ये है अल्प विराम, जहाँ पढ़ते समय थोड़े समय के लिए रुका जाता है, वहाँ पर अल्प विराम लगाया जाता है। ये है अर्ध विराम। अर्ध विराम, अल्प विराम से ज्यादा जहाँ पर ठहरना होता है। अल्प विराम पढ़ते समय अल्प विराम से जहाँ थोड़ा ज्यादा ठहरना होता है, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में? हाँ। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य में जहाँ प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह। आपका भाई, आप कहाँ रहते हैं, लाल किला किसने बनवाया, इसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रकार ये विराम चिन्ह है। अब है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इस प्रकार, ये उद्धरण चिन्ह, ये जो बता रहे हैं आपको, ये उद्धरण चिन्ह। ये उद्धरण चिन्ह क्या है और ये उद्धरण चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए। उदाहरण चिन्ह इकहरा और दोहरा। ये दोहरा है, ये इकहरा है। जहाँ एक ऐसा दिया रहता है वो इकहरा उदाहरण चिन्ह कहलाता है। जहाँ दो दिया रहता है
दो रेखा होती है वहाँ हैं, दोहरा उदाहरण चिन्ह कहलाता है। एक हरा उदाहरण चिन्ह कहाँ लगाया था? किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय। नेक्स्ट क्लास में हम कल आपको विराम चिन्ह के बारे में फिर से विस्तार से बताएंगे। तो आज हमने जितना आपको बताया है उसको पढ़िए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। ओके थे, धन्यवाद।